चलिए 3 इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे बनाए हुए वीडियो में आप टेंस को किस क्रम से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। पहले 3 कंटिन्यूअस पढ़ना है, सबसे पहले प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के कंटिन्यूअस, फिर 3 परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के परफेक्ट, फिर 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर 3 इंडेफिनिट ये लास्ट में पढ़ना है आपको। ये वीडियो लास्ट में देखना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से टेंस समझ में आ जाएंगे, है ना। जैसे इसका नाम इंडेफिनिट या सिंपल टेंस है, लेकिन इसका नाम सिर्फ सिंपल है, ये सबसे कठिन है। इसीलिए मैंने इस क्रम से पढ़ने के लिए आपको बोला है, ताकि टेंस वो सरल टेंस है बाकी, तो उनसे आपको टेंस बनाना आ जाएगा, सेंटेंस समझ में आ जाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर ये कठिन टेंस पर अपन आएंगे। पहले सरल से शुरुआत करते हुए कठिन पर आते हैं। ये कठिन क्यों है, क्या है, ये सबको आपको बता दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो इन 3 इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पढ़ सकते हैं, देखिए। ये अभी तक कॉमन फार्मूला हम टेंस का पढ़ते आए हैं नोई टेंस में, और इन 3 टेंस में भी यही कॉमन फार्मूला चलेगा। थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करके हमने एक ही फार्मूले से सारे टेंस के फार्मूले सीखने हैं। नो तो आप सीख चुके, अब ये 3 और हो जाएंगे इंडेफिनिट के, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखिए सबसे बड़ा एक परिवर्तन इन 3 टेंस में पहली बार आ रहा है, वो ये कि ये 4 चीजें बाकी के 9 टेंस में हम पढ़ते आए, लेकिन अब यहां पर 3 ही चीजें रह जाएंगी, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब गायब हो जाएगी। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं, और ये क्या काम करती है। तो हेल्पिंग वर्ब, हम इसका नाम ही ऐसा है हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है, मान लीजिए आप कोई अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, लेख पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, और आपको ये पता करना है कि इसमें जो काम हो रहा है इस सेंटेंस में, ये काम कब का, या ये कहानी कब की है, भूतकाल की है पास्ट टेंस की, या अभी वर्तमान में चल रही है प्रेजेंट टेंस की, या फिर फ्यूचर टेंस की, यानी भविष्य काल में अभी कहानी शुरू होगी, यानी काम शुरू होगा। काम चल रहा था, काम चल रहा है, या काम चलेगा, ये पता करना है। तो एक ही चीज हमारी हेल्प करती है, और वो होती है हेल्पिंग वर्ब। इसका नाम ही इसीलिए हेल्पिंग वर्ब रखा गया, क्योंकि ये 12 ही टेंस में अलग अलग आती है। सब्जेक्ट 12 ही टेंस में एक जैसा हो सकता है, मेन वर्ब 12 ही टेंस में एक जैसी हो सकती है, ऑब्जेक्ट 12 ही टेंस में एक जैसा हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कभी भी 12 ही टेंस में एक जैसी नहीं होगी। ये तो 2 टेंस में भी एक जैसी नहीं आएगी, कहीं रिपीट नहीं होगी। और इसी से हम सेंटेंस की पहचान कर पाते हैं, या सेंटेंस हम परीक्षा में अगर बनाते हैं तो इसी की हेल्प से हम बना पाते हैं। यही हमारी हेल्प करती है सेंटेंस को सही सही बनाने में, कि हम जिस टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं उसकी, ठीक है। अब यहां पर ये फॉर्मूला देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब गायब हो गई, ठीक है, और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब गायब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, पास्ट इंडेफिनिट में भी गायब है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो इनका क्या मतलब है। अब मैंने अभी आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब हमारी हेल्प करती है वाक्य की पहचान करने पे, हम कौन से टेंस का वाक्य पढ़ रहे हैं, कौन से समय का वाक्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब ही गायब होगी तो हमारी हेल्प कौन करेगा सेंटेंस की पहचान करने में। तो इसके लिए एक उदाहरण समझिए आप। उदाहरण ये है कि मान लीजिए कि आप मोहन वर्मा जी हैं, ठीक है, और आपके पड़ोस में कोई हर्षवर्धन जी नाम के व्यक्ति रहते हैं। वो सब परिवार कहीं घूमने चले गए, घर पे ताला लगा गए, उनके घर पे नेम प्लेट भी नहीं लगी हुई है। कोई व्यक्ति पहली बार उनका घर ढूंढते हुए आता है। अब किसी ने बता दिया कि सब उस कॉलोनी में आप सीधे जाएंगे और राइट हैंड पे मुड़ेंगे तो हर्षवर्धन जी का मकान आ जाएगा, पीले कलर का मकान है। अब वो अंदर आ गया, गली में राइट हैंड पे मुड़ा, उसने देखा कि यहाँ तो इस गली में तो 4-5 मकान पीले हैं। तो अब एक एक करके कंफर्म करना पड़ेगा कौन सा हर्षवर्धन जी का मकान है। पहले ही मकान पे गया, पहले मकान पे ताला लगा हुआ है, आप उसके पड़ोस में रह रहे हैं मोहन वर्मा जी के नाम से, ठीक है। तो उस पे ताला लगा हुआ, तो उस मकान का कंफर्म कैसे करेगा कि ये हर्षवर्धन जी का यही मकान, यहां तो ताला लग रहा है, नाम भी नहीं लिखा हुआ है, कैसे करेगा। यस, वो अड़ोस पड़ोस में पूछ के कंफर्म करेगा कि ये उन्हीं का मकान है क्या। यानी आपके मकान की घंटी बजाएगा, आप मोहन वर्मा जी हैं, आप बाहर निकल के आएंगे, हाँ साहब बोलिए क्या काम है। बोले साहब ये हर्षवर्धन जी का मकान यही है। हाँ बोले यही है। ठीक है साहब, कहाँ गए। बोले 8 दिन के लिए घूमने गए हैं, 8 दिन बाद आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगा। मतलब उसने मकान तो कंफर्म कर लिया कि यही हर्षवर्धन जी का मकान है। तो हेल्प किसने करी, मोहन वर्मा जी ने, ठीक है। तो यहां समझ लीजिए कि ये एच से हर्ष और वी से वर्धन जी थे, और उसके पड़ोस में एम से मोहन और वी से वर्मा जी हैं, ठीक है। ये कॉलोनी है, और इस कॉलोनी में सब हर्षवर्धन जी गायब हो गए, चले गए,
घूमने, तो पड़ोसी यानी मोहन वर्मा जी को पहचान कराना पड़ी। यहां पर भी ऐसा ही है, देखिए ये हर्षवर्धन जी गायब है इसमें, तो मोहन वर्मा जी पहचान करा रहे हैं। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वचन सब्जेक्ट जब होगा तो मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस लगाया जाएगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए कोई कहानी पढ़ रहे हैं और उसमें आपने देखा कि यार सब्जेक्ट लिखा हुआ है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है और मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस लगा हुआ है, सब्जेक्ट एक वचन है तो मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस लगा हुआ है, तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि एस कब लगाया जाएगा, ईएस कब लगाया जाएगा? तो एस और ईएस दोनों चीजें कुछ मेन वर्ब्स ऐसी होती जिनके पीछे एस लगता है, कुछ मेन वर्ब्स ऐसी होती जिनके पीछे ईएस भी लगता है। तो ये कैसे कंफर्म होता है? ये कंफर्मेशन करने के लिए आप मेरे एस या ईएस लगाने के नियम वाले वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके नियम अलग होते हैं थोड़े, वो मैं वहां पर आपको समझाऊंगा। ठीक है, उस वीडियो में समझाया मैंने, वो देख लीजिएगा। तो सब्जेक्ट कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब में एस या ईएस लगा है, सब्जेक्ट एक वचन है, ये कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और बहुवचन प्लस आई सब्जेक्ट होगा तो मेन वर्ब में कुछ भी नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगी, मेन वर्ब में ना एस लगेगा ना ईएस लगेगा, और ये कंफर्म हो जाएगा कि ये तो दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही वाक्य हो सकते हैं। ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट का देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन इसमें भी मोहन वर्मा जी पहचान करा रहे हैं। हर्षवर्धन जी इसमें भी गायब हैं, मोहन वर्मा जी इसमें भी पहचान करा रहे हैं, और मोहन वर्मा जी सेकंड फॉर्म में आकर बैठे हैं और ये पहचान करा रहे हैं। यानी इन दोनों से अलग तरीका, सेकंड फॉर्म ही रहेगा हमेशा। अब इसमें एक ही सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट चाहे आपका एक वचन हो या बहुवचन हो, हमेशा मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में ही लगेगी सबके साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों टेंस के निगेटिव भी परीक्षा में लगभग 80% से 90% चांस होते हैं पूछे जाने के। एक आध सेंटेंस निगेटिव बनाने के लिए आता ही है, और वो सिर्फ इन दो टेंस में से आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि ये कठिन होते हैं। इनके निगेटिव जब आप पढ़ेंगे मेरे निगेटिव सेंटेंस वाले वीडियो में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्यों कठिन होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हमने देख लिया। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला देखिए। फ्यूचर इंडेफिनिट में ये चार चीजें वापस आ जाती हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है, शैल और विल, सिस्टम वही, शैल दो सब्जेक्ट के साथ आई और बी, और विल इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ विल लगती है। अब इसमें हर्षवर्धन जी पहले से मौजूद है कॉलोनी में, तो मोहन वर्मा जी को पहचान कराने का काम ही खत्म कर दिया, क्योंकि अगर हर्षवर्धन जी अपने घर में खुद होंगे तो आप पहचान थोड़ी कराएंगे, मोहन वर्मा जी पहचान थोड़ी कराएंगे, हर्षवर्धन जी खुद निकल के आ जाएंगे घर से, अगर वो घर में है तो वही पहचान करा देंगे, तो आपका काम खत्म हो जाएगा ना मोहन वर्मा जी का। तो इसमें ऐसा ही किया है, हर्षवर्धन जी आ गए अपने घर में, तो अब मोहन वर्मा जी का काम पहचान कराने का खत्म। ये देखिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, कोई काम नहीं इसका पहचान कराएंगे, ना इसमें एस लगाना है और ना इसका सेकंड फॉर्म लगाना है, ना कुछ और करना है, सीधा फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए शैल विल हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, थैंक यू।